Assalamualaikum dear students, welcome to your own YouTube channel Chemistry with इम्तियाज मरी। जैसा कि हम यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले मैंने बोहर्स की रेडियस डेरिवेशन की थी। तो आज हम एक और डेरिवेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं, वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि नील बोहर ने ये बात की थी कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के कुछ डिस्टेंस पे एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो सर नील बोहर ने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस फिक्स्ड एनर्जी लेवल में मौजूद है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई फिक्स्ड एनर्जी होगी। तो इसी तरह आज हम ये ड्राइव करेंगे कि नील बोहर के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में, हाइड्रोजन के किसी भी शेल में मौजूद है, तो वहाँ उसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। लेकिन इसकी फिक्स्ड एनर्जी फर्स्ट शेल में कितनी होगी, सेकंड में कितनी होगी, इसलिए हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे जिसके पास आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड एनर्जी किसी भी शेल में कितनी होती है। थोड़ा अभी देखें, हमने ये भी सीखा है कि जो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनर्जी, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हम पढ़ चुके हैं कि 1/2mv² के बराबर होता है, मोशन की वजह से आएगा। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे तो फिजिक्स में हमने ये पढ़ा है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये बराबर होती है mgh के। तो किसी भी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, mgh। यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपको ये समझना आसान होगी कि देखें, अगर कोई भी बॉडी जमीन पे मौजूद है, एनी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी जमीन पे मौजूद है, अर्थ पे मौजूद है, तो हम कहते हैं उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो कोई बॉडी अगर जमीन पे मौजूद है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। अब 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाइट 0 है, तो ये पोटेंशियल बराबर है mgh के। अगर अर्थ पे बॉडी है तो उसकी पोटेंशियल 0 क्योंकि हाइट 0। अगर इस बॉडी को मैं यहाँ से अर्थ से ऊपर ले जाना शुरू करूँ तो अभी क्या होगा, इसकी हाइट इंक्रीज होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। और इसी तरह अगर किसी बॉडी को मैं फिर से ऊपर से फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ ले आऊँ, जमीन की तरफ ले आऊँ, तो अभी क्या होगा कि कोई भी बॉडी अगर इंफिनिटी से अट्रैक्टिव पॉइंट के करीब आएगी, मींस अर्थ के करीब आएगी, तो वंस अगेन इसकी पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू डिक्रीज होगी। अब ये डिक्रीज होगी मींस ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो कोई भी बॉडी अर्थ पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि हमने ये बात करी हाइट 0 है। अगर आप किसी भी बॉडी को अर्थ से ऊपर ले जाएंगे तो इससे क्या होगा, हाइट इंक्रीज होगी, हाइट इंक्रीज होगी और ग्रेविटी जो है हाइट इंक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर सेम बॉडी को आप एक मरतबा फिर अर्थ के करीब ले आएंगे तो अर्थ की अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से, हाइट डिक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करते हैं। देखें, एक एटम में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में ये शेल है। अभी इन शेल्स में क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आप न्यूक्लियस से दूर ले जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू पॉजिटिव होगी, मींस इंक्रीज होगी।
अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, पॉजिटिव होगी। अगर देखें ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से दूर है, इस पे अभी कोई भी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आल्सो रिलेटेड विद ग्रेविटी, आल्सो रिलेटेड विद अट्रैक्टिव फोर्स। जब अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहा तो पोटेंशियल फोर्स भी, एनर्जी भी नहीं होगी। अभी ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ न्यूक्लियस वर्क डन करता है, काम करता है। न्यूक्लियस यहाँ पे क्या करता है, वर्क डन करता है, एक काम करता है। और ये काम कैसा करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से अट्रैक्ट करता है और अपने तरफ अट्रैक्शन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से न्यूक्लियस के करीब आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये सेम कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ी कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बाहर है, वहाँ कोई फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर इलेक्ट्रॉन को आप न्यूक्लियस से बाहर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, पॉजिटिव होगी। अगर इंफिनिटी से न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्टिव पॉइंट की तरफ, अट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके हाइट को डिक्रीज करेगा, तो इससे क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू नेगेटिव होगी। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस ने क्या किया, काम किया। तो मैंने कहा दिया कि न्यूक्लियस ने यहाँ वर्क किया है, वर्क डन किया है। वर्क डन कैसे किया है कि इसने इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से अट्रैक्ट किया है अपने तरफ से, इसने कुछ काम होगा। और वर्क डन हमारे पास बराबर होता है F इंटू आर। तो वर्क डन हमारे पास कितना बराबर है, F इंटू आर। F हमारे पास फोर्स जो है और R इसने इलेक्ट्रॉन को कुछ डिस्टेंस से क्या किया, अट्रैक्ट। अभी देखो ना वर्क डन, तो फोर्स देखिए यहाँ जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ये ग्रेविटी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में हमेशा फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये बराबर होता है, आपको पता है कि Zd² अपॉन R²। हमने पहले भी ड्राइव किया था कूलम्स लॉ से कि Q1 Q2 अपॉन R², लेकिन हम यहाँ पे Z एटॉमिक नंबर है, E4 जान प्रोटॉन एंड E4 जान इलेक्ट्रॉन, तो ये Zd² अपॉन R। अभी देखो ना इस R, तो ये भी R है क्योंकि फोर्स का वैल्यू और ये R, तो ये एक R से कैंसिल हो जाएगी। तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी एक ही बात होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो न्यूक्लियस की बराबर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की बराबर होती है, इट इज इक्वल टू kZd² अपॉन R के। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, kZd² अपॉन R। लेकिन याद कर लें यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू हम लिखेंगे ये नेगेटिव में लिखेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव, क्योंकि इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के करीब आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू नेगेटिव होगी, डिक्रीज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल गई। अभी ये पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, ये ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, और ये कितने के बराबर होती है, -kZd² अपॉन R। अभी देखिए हमारे पास तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल। अभी हम इसको फर्दर ड्राइव करेंगे, E इक्वल काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी आपकी mv² के बराबर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, तो -kZd² अपॉन R। अभी यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी पुट कर दी और काइनेटिक एनर्जी भी की और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बाबा यहाँ पे आपको याद करना, ये देखिए ये है mv²। अभी हमने रेडियस में एक इक्वेशन की थी कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो यहाँ पे दो फोर्सेस क्रिएट होती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और हमने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू kZd² अपॉन R के बराबर होता है, और दूसरा होता है mv²। तो जब तक ये दोनों फोर्स मीन सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब तक बराबर होंगे तो
तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। तो यहाँ से देखें mv स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू kZe स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ mv स्क्वायर का वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 kZe स्क्वायर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा और आपका बन जाएगा kZe स्क्वायर अपॉन r। अभी देखिए बेटा ये प्लस का हाफ है और माइनस का 1 है, तो माइनस के 1 में से प्लस का हाफ माइनस हो जाएगा तो आपके पास बाकी क्या बचेगा माइनस का हाफ। तो ये माइनस का 1/2 kZe स्क्वायर अपॉन r। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ r क्या है रेडियस है, मैं रेडियस तो कैलकुलेट नहीं करनी, हमारे पास क्या कैलकुलेशन करनी है एनर्जी। तो यहाँ हमने जो पहले इक्वेशन में r की वैल्यू रेडियस की वैल्यू ड्राइव की थी, यहाँ हम वो r की वैल्यू पुट करेंगे। तो अभी देखें आपके पास जब आप इसमें r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू माइनस 1 को k से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये सिंपली kZe स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 2 को r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2r, लेकिन r की जगह पे हमने रेडियस की वैल्यू रखनी है, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m kZe स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दी r की वैल्यू। अभी देखिए यहाँ से जो भी सेम चीजें काट रही हैं वो आप काट दें, तो 2 को 4 से काट दें, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस kZe स्क्वायर डिवाइड में, इसको आप डिवाइड में लिख सकते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया। अभी आपके पास बचा 2 पाई स्क्वायर m kZe स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे देखिए ये डिवीजन में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो आपके पास इक्वेशन बनेगी E इज इक्वल टू माइनस kZe स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में आएगी तो मल्टीप्लिकेशन में आप लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर m kZe स्क्वायर अपॉन ये n स्क्वायर h स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में तो आप लिखेंगे। अभी यहाँ पे जो सेम टर्म है उनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस k को k से मल्टीप्लाई करो तो k स्क्वायर, z को z से मल्टीप्लाई करो तो z स्क्वायर, e पावर 2 को e पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो e पावर 4, e पावर 2 मल्टीप्लाई बाय e पावर 2 तो e पावर 4। और इसी तरह हमारे पास k से मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर, z से मल्टीप्लाई z स्क्वायर, e से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास e पावर 4, बाकी क्या बचा m, तो हमारे पास ये क्या बचा है m 2 पाई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हमने ये जो है इक्वेशन ड्राइव कर दी, जिस इक्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं किसी भी nth ऑर्बिट में, किसी भी nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसकी एनर्जी इस इक्वेशन से हम ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, k को k से मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर, z को z से मल्टीप्लाई किया तो z स्क्वायर, e को e से मल्टीप्लाई किया तो e पावर 4, अभी आपका 2n सेम है 2 पाई स्क्वायर है n स्क्वायर h स्क्वायर। अभी देखिए मेरा इसको मैं अगर यहाँ पे एक और सिंपली फॉर्म में लिखूँ तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल, अभी यहाँ पे देखें Z चेंज होना है और n चेंज होना है, एटॉमिक नंबर को आप चेंज करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको फाइंड करनी है। तो ये दोनों टर्म वेरिएबल है, बाकी em 2 पाई h ये कांस्टेंट है, तो आप इनको अलग करके यूं भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा k स्क्वायर e पावर 4 m 2 पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर
और बाकी जो आपको चीज़ अलग करनी है वो है z² अपान n²। तो ये दोनों वेरिएबल हैं। अब ये के भी कूलम्स कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 है, पाई कांस्टेंट है, और ये आपके पास एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.625 × 10⁻34 है। और ये वैल्यूज मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो गई? कांस्टेंट। और बाकी क्या बचा आपके पास? ये चीजें वेरिएबल होंगी z² अपान n²। तो इन सब की वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी E - 2.18 × 10⁻18 जूल। तो इसका मतलब है इस सब की जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी है? 2.18 × 10⁻18 जूल इनटू z² अपान n²। अभी बेटा यहाँ से देखें, अगर यहाँ आप हाइड्रोजन के लिए देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो Z का वैल्यू 1 रखेंगे। हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी एनर्जी फाइंड करनी है तो वो भी 1 रखेंगे। तो 1 को 1 से आप 1 का स्क्वायर 1 का n² 1, तो उसका मतलब है कि हमारे पास ये वैल्यू टोटल 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये देखें कि ये जो एनर्जी वैल्यू मिली E -2.18 × 10⁻18 जूल, दिस इज द फिक्स्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है कितनी? बोर के मुताबिक 2.1 × 10⁻18 जूल। अभी ये आपके पास हाइड्रोजन के लिए Z तो कांस्टेंट है क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका एक ही होता है। अभी n को चेंज करते जाएंगे। अगर मैं कहूँ अभी सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो देखें ये आप सेम लिखेंगे। अभी आपके पास ये वैल्यू सेम ही आएगी और सिर्फ चेंज क्या करना है? E - 2.18 × 10⁻18 जूल। अभी हमारे पास Z तो 1 ही हो गया इनटू 1 अपान, अभी सेकंड शेल के लिए तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको सेकंड शेल की एनर्जी मिलती जाएगी, इसी तरह थर्ड शेल की एनर्जी मिलती जाएगी। तो ये हमने आज सीखा कि किसी भी हाइड्रोजन के किसी भी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की जो फिक्स्ड एनर्जी है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या है। तो मैंने आपको ये जूल में सिखाया है। इससे आगे लेक्चर में हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करके सिखाएंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी वैल्यू होगी। थैंक यू।